नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में कि किस प्रकार रूसो ने एक समझौते का विवेचन किया और राज्य की जो उत्पत्ति होती है समझौते के बाद उस राज्य को उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। यानी कि समझौते के बाद जो संप्रभु उत्पन्न होता है वो सामान्य इच्छा होती है, यानी कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। तो रूसो का जो सिद्धांत है सामान्य इच्छा का, वो उसके राजनीतिक चिंतन का मूल आधार है या उसके राजनीतिक चिंतन की मूल विशेषता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत के आधार पर रूसो स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिगत और सार्वभौमिकता जैसे प्रश्नों के समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हम रूसो की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो महत्वपूर्ण है, उस पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक के भाग 2 में उसने सामान्य इच्छा के सिद्धांत की व्याख्या की है। रूसो ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के निबंध में भी सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो रूसो ने राजनीतिक समाज को एक ऐसे सावयव की तरह स्वीकार किया है जो कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो सामान्य इच्छा का सामूहिक हित होता है। सामान्य इच्छा एक सामूहिक हित के रूप में होती है जो उसके सदस्यों के निजी हितों के समान नहीं होती है। यानी कि उसका व्यक्ति का जो स्वयं का जीवन होता है, व्यक्ति का जो स्वयं का जो जीवन है, उसके जो हित है वो सामान्य हित की सामान्य चेतना पर आधारित होते हैं। तो रूसो का मानना है यह सामान्य इच्छा के सिद्धांत का विवेचन करने के लिए या उसको समझाने के लिए रूसो ने 2 प्रकार की इच्छाएं बताई है। एक तो यथार्थ इच्छा, दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा उसके अनुसार वह इच्छा होती है जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत हित की भावना से या स्वार्थ से सोचता है या काम करता है। यथार्थ इच्छा जो उसके लिए है वो भावना प्रधान, स्वार्थी होती है, संकीर्ण होती है, संकुचित होती है, विवेकहीन होती है, वह अस्थिर होती है, परिवर्तनशील होती है, अशुभ होती है, अनैतिक होती है। इस यथार्थ इच्छा में स्वयं के कल्याण के हित की भावना होती है, न कि दूसरों के कल्याण की भावना होती है। तो इस प्रकार रूसो ने जो यथार्थ इच्छा बताई है वो एक तरह की तुच्छ इच्छा होती है, जो तुच्छ इच्छाओं का योग होती है। दूसरी इच्छा है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा वह इच्छा होती है जब व्यक्ति सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। यह आदर्श इच्छा व्यक्ति की जो इच्छा है वो समाज प्रधान होती है, विवेक युक्त होती है, निस्वार्थ होती है, व्यापक होती है, विवेकपूर्ण होती है, नैतिक होती है, अच्छी होती है और शुभ होती है। यह यथार्थ इच्छा के निम्न स्व की जगह व्यक्ति के उच्च या श्रेष्ठ स्व की अभिव्यक्ति करती है, जो सभी के हित पर, जो सार्वजनिक हित पर आधारित होती है। और इसी आधार पर उसने सामान्य इच्छा को आदर्श इच्छाओं का योग बताया है, जो कि समुदाय के हित पर आधारित होती है। तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा समुदाय का हित है। सामान्य हित की जो सार्वजनिक कल्याण की भावना है, वह कहता है कि सामान्य इच्छा जो समुदाय का हित होती है उसके विरुद्ध किसी भी काम को हम वैध नहीं मान सकते। तो वह यह कहता है कि सामान्य इच्छा व्यक्ति की आदर्श, पवित्र, शुभ और शुद्ध इच्छाओं का योग होने के कारण वो सबके कल्याण पर, सबके हितों पर आधारित होती है। यह किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या बहुमत के कल्याण की बात नहीं करती है। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है, बहुत व्यक्तियों की या बहुमत की इच्छा भी हो सकती है, जबकि उसमें सबके कल्याण की भावना निहित हो। तो सब नागरिकों की सामान्य इच्छा, सब नागरिकों की वह इच्छा है जिसमें निजी हित नहीं बल्कि सामान्य अच्छाई की भावना हो, जिसमें सबकी भलाई की आवाज़ निहित हो। तो इस प्रकार सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा होती है। तो इस प्रकार रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत समाज में सामान्य उद्देश्य की भावना पर आधारित है। यह समुदाय की श्रेष्ठ भावना पर, यह समुदाय के श्रेष्ठ कल्याण पर आधारित है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों, रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं होती है, जनमत की इच्छा नहीं होती।
या सर्वसम्मति की इच्छा नहीं है, यह सबकी इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि रूसो मानता है कि बहुमत या जनमत या सर्वसम्मति या सबकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये सबकी इच्छा भी विशिष्ट इच्छाओं का योग हो सकती है। तो वह तत्व इच्छा को सामान्य इच्छा बनाता है, वह संख्या नहीं है बल्कि सबके कल्याण की सामान्य हित की भावना है। तो इस प्रकार सामान्य इच्छा में सबके कल्याण की भावना होती है। जैसे मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति एकता में बनते हैं। तो इस प्रकार सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार सामान्य हित से संबंधित होती है, जिसमें सबकी इच्छाओं का योग होता है, जोड़ होता है, जो समाज में सबकी आदर्श इच्छाओं का योग होती है। तो इस प्रकार रूसो के लिए सामान्य इच्छा समाज की नैतिक इच्छा है, और रूसो के रांतिक चिंतन में इसका वही स्थान है जो हमने एक्विनास के चिंतन में पढ़ा था प्राकृतिक कानून के बारे में। तो ये एक नैतिक मापदंड है, यह समाज में सही गलत, उचित अनुचित, अच्छे बुरे का मानदंड है। रूसो यही कहता है कि सामान्य इच्छा जो है वह कानून के अनुरूप होती है, सामान्य इच्छा अच्छाई के रूप में ये सभी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में यह बताया है कि सार्वजनिक हित जो है वो सामान्य इच्छा का आधार होता है। तो इस प्रकार हमने सामान्य इच्छा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण पढ़ा है रूसो का। अब रूसो ने थोड़ा, हम बच्चों डिटेल में जाएंगे और थोड़ा पॉइंट्स में पढ़ेंगे। रूसो ने सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई है, क्योंकि रूसो के लिए सामान्य इच्छा जो है वो संप्रभुता है, यानी सामान्य इच्छा की कार्य रूप में परिणति संप्रभुता है। अर्थात संप्रभुता सामान्य इच्छा के प्रयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी कि रूसो के समझौते के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है वो सामान्य इच्छा पर आधारित है, या वो संप्रभुता की अभिव्यक्ति है, और ये सामान्य इच्छा नैतिक और सामूहिक इच्छा होती है। रूसो के सामान्य इच्छा समानता की और स्वतंत्रता की सूचक होती है, यह समाज की सव्य एकता पर आधारित होती है, यह कानूनों का स्रोत होती है, यह उचित अनुचित का, वैध अवैध का, सही गलत का मापदंड निर्धारित करती है। तो इस प्रकार यह सामान्य कल्याण पर, सार्वजनिक हित पर आधारित होती है। रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के लेवियाथन, यानी उसके जो संप्रभु है, हॉब्स ने जो संप्रभु बताया उसकी तरह सर्वोच्च, असीमित, अमर्यादित, अविभाजित, अदेय, अप्रतिनिध्यात्मक, अचूक होती है। उसकी सामान्य इच्छा में एकता, स्थिरता और निरंतरता के गुण होते हैं, जो कि हॉब्स की संप्रभुता में विद्यमान है। तो इस प्रकार हॉब्स और रूसो की संप्रभुता का यहाँ पर जो विशेषता है वो एक जैसी दिखती है, लेकिन जहाँ हॉब्स लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक बन जाता है, यहाँ हॉब्स जहाँ निरंकुश संप्रभुता का समर्थक बन जाता है, वहीं रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स में पढ़ेंगे। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली है अदेयता या अहस्तांतरणीयता। सामान्य इच्छा अदेय होती, अदेय यानी कि इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, मतलब इसको किसी और को सौंपा नहीं जा सकता है, क्योंकि सामान्य इच्छा स्वयं में संप्रभु होती है, स्वामी होती है। तो इस प्रकार वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति समूह जिसको अपनी सत्ता सौंपता है, वह उस समूह पर वह सामान्य इच्छा शासन करती है, और सामान्य इच्छा का जो एक नियंत्रण है वो समुदाय पर स्थापित हो जाता है। तो ये सामान्य इच्छा अदेय हस्तांतरणीय नहीं होती है। अप्रतिनिध्यात्मक, रूसो दूसरी विशेषता रूसो बताता है अप्रतिनिध्यात्मक, यानी कि संप्रभुता अदेय होती है, इसलिए इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, मतलब हम प्रतिनिधि सभाओं या संसद जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उसने कहा है कि जो चीज़ अगर प्रदान की जा रही है, प्रदत्त की जा रही है, किसी को डेलीगेट की जा रही है, तो वो सामान्य इच्छा है ही नहीं। तो इस प्रकार रूसो संसद जैसी संस्थाओं का, निर्वाचन का वह विरोध करता है, क्योंकि उससे वह कहता है कि व्यक्ति दास बन जाता है। तो इस प्रकार रूसो ने जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन का, जनप्रतिनिधित्व का विरोध करता है, और वो एक लोकप्रिय संप्रभुता के रूप में, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक के रूप में हमारे सामने आता है।
तीसरी विशेषता है अविभाज्यता, मतलब कि संप्रभुता या सामान्य इच्छा को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका विभाजन करने का तात्पर्य होता है कि इसका खंडन करना या इसको तोड़ना। तो इस प्रकार रूसो का मानना है कि संप्रभुता एक संपूर्ण रूप में, एक अखंड रूप में संपूर्ण समुदाय के पास होती है। जिस प्रकार एक जीव का जो शरीर है वो संपूर्ण रूप में उसके पास होता है, उसी प्रकार आंतरिक समाज में संप्रभुता संपूर्ण रूप में, अखंड रूप में उसके पास होती है। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर रूसो राज्य और सरकार में भेद करता है कि शासन जो है सामान्य इच्छा का एजेंट होता है और सामान्य इच्छा एक संप्रभु होती है। तो इस प्रकार रूसो ने सामान्य इच्छा को जो है वह अविभाजित बताया है। फिर अव्यक्तिगत और निस्वार्थ, चौथी विशेषता बताई है उसने कि सामान्य इच्छा का स्वरूप अव्यक्तिगत होता है और निस्वार्थ पर आधारित होती है। अव्यक्तिगत इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति के हितों से नहीं जुड़ी होती है, बल्कि वो व्यक्ति के सामान्य हितों से, सार्वजनिक हितों से जुड़ी होती है। इसका किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या समूह विशेष से संबंध नहीं होता है। या निस्वार्थ इसलिए होती है क्योंकि ये जन कल्याण से, जन सेवा से, समस्त व्यक्तियों के हितों से संबंधित होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के हित से संबंधित होती है। सत्य पर आधारित सामान्य इच्छा, चूँकि सामान्य हित पर आधारित होने के कारण शुभ, शुद्ध और कल्याणकारी होती है। यह बुद्धि और विवेक पर आधारित होने के कारण ये सत्य होती है, यह कभी गलत नहीं हो सकती है। तो रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा हमेशा सत्य होती है, क्योंकि यह व्यक्ति की बुद्धि और विवेक पर आधारित होती है। तो इस प्रकार रूसो ने सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई है, जिसमें कि हमने विभिन्न विशेषताएं पढ़ी है। इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार रूसो ने सामान्य इच्छा की विशेषताओं का व्यापक और विशद वर्णन किया है।